हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? कोचिंग या आपकी जो स्कूल से, अगर आप सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो आपके स्कूल्स में कौन सा चैप्टर चल रहा है, कितना कोर्स हो रहा है, कितना फिजिक्स समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, चाहे वो स्कूल से हो, चाहे वो कोचिंग से हो, चाहे मेरे वीडियोज़ से हो। अगर आप मेरे वीडियोज़ रेगुलरली देखते हो तो एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर वो सेम सब्जेक्ट से है। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, ऑब्वियस सी बात है, तभी आप शेयर करने वाले हो, अदरवाइज़ नहीं करने वाले हो। और अगर हम लोग बात करें हमारे चैप्टर की, तो हम लोग हमारा क्लास 11th की फ़िज़िक्स का पार्ट सेकंड जो फिज़िक्स है, उसमें चैप्टर नंबर 3 विच इज़ थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, उसका लास्ट टॉपिक आज पढ़ने वाले। इट इज़ एक्चुअली सेपरेट चैप्टर, अगर मैं बात करूँ, टॉपिक नहीं एक चैप्टर है, बिकॉज बहुत बड़ा है एंड इसके ऊपर 2 से 3 वीडियो बनने चाहिए, लेकिन मैं एक वन शॉट लेके सारे को कंप्लीट करना चाहती हूँ। बिकॉज ऐसा नहीं है कि मुझे जल्दी करवाना है, द रीज़न इज़ कि आप कनेक्ट कर पाओगे। अगर आज ही मैं सारे टॉपिक कराऊंगी तो आप आगे से आगे कनेक्ट कर पाओगे। अदरवाइज़ क्या होगा, आज मैं एक थोड़ा टॉपिक का वीडियो डालती हूँ, देन उसी टॉपिक को, बिकॉज ये पूरा का पूरा टॉपिक सेम है, एक ही टॉपिक है, उसके अंदर पार्ट्स ज़्यादा है, तो अगर मैं कल कराऊंगी तो आप पहले वाली चीज़ों को दूसरे वीडियो से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि मैं वन शॉट डाल रही हूँ, ताकि आप सारी चीज़ों को रिलेट कर पाओ, कनेक्ट कर पाओ और आपको समझने में ज़्यादा ईजी रहे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड भी हो जाएगा और हमारा वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने कैलोरीमेट्री पढ़ा था, वो बहुत ही कम लोगों ने देखा है। आई डोंट नो उसका रीज़न क्या, बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी लगता। अगर मैं अपने आप को इमेजिन करूँ वापस से 11th क्लास में, तो मुझे वो टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता था। लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने वीडियो देखा। प्लीज़ वो वीडियो देखो, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। उसके बाद भी अगर कहीं प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, तो मैं फिर से उसमें कोई भी अगर कन्फ्यूज़न है, कहीं कहीं पे डाउट है, तो मैं आपको क्लियर कर दूँगी। बट दैट वीडियो, दैट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, फॉर IIT एंड फॉर CBSE बोर्ड ऑल्सो। ठीक है, तो आप प्लीज़ उसको देखना, कहीं प्रॉब्लम आती तो मुझे बताना। और आज का हमारा टॉपिक है हीट ट्रांसफर, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड्स ऑफ, मोड नहीं, हम लोग मेथड ही लिखते हैं। इट इज मेथड, वन सेकेंड, इट इज मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। बेसिकली हम इसके अंदर 3 मेथड्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला मेथड हमारा रहने वाला है कंडक्शन, जो सबसे ज़्यादा डिटेल में आपको चैप्टर में यही वाला दिया हुआ, इसके बाद रेडिएशन भी दिया हुआ है। दूसरा हमारा मेथड रहेगा कन्वेक्शन, कन्वेक्शन एंड थर्ड हमारा रहेगा रेडिएशन। ये 3 मेथड है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। बट जो कन्वेक्शन वाला मेथड है वो आपकी बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल, अगर कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल्स की मैं बात करूँ तो नहीं बनते हैं। किसी के अंदर भी, जेई के अंदर भी नहीं बनते, नीट के अंदर भी बनते, और बोर्ड एग्जाम में भी इसके कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल्स नहीं बनते। थ्योरी पे या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इस पर पूछ सकते हैं, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या रहता है। बाकी इसके अंदर कोई फॉर्मूला या कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता है। बाकी फर्स्ट एंड सेकंड मेथड, फर्स्ट एंड लास्ट मेथड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं। ज़्यादातर कंडक्शन पे न्यूमेरिकल्स ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंडक्शन। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। हम लोग स्टार्टिंग का मतलब जब से ये वीडियो पढ़ रहे, जब से ये चैप्टर स्टार्ट किया, तब से मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे टॉपिक क्या लिखा है, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। इसका मतलब क्या ट्रांसफर करें, हीट ट्रांसफर करें। और मैंने आपको बताया था हीट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी, नॉट काइंड ऑफ एनर्जी, हीट इज़ अ एनर्जी। और एनर्जी, जब हम लोग बात करेंगे हीट एनर्जी की, तो वो कब पॉसिबल है, जब कहीं पे टेम्परेचर डिफरेंस हो। अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तभी एनर्जी फ्लो करेगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये सारी बेसिक्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे हम लोग मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस तो होना ही चाहिए। अगर टेम्परेचर डिफरेंस है ही नहीं, तो एनर्जी, हीट एनर्जी तो ट्रांसफर होने के चांसेस ही नहीं। कहाँ से ट्रांसफर होगा, सब सेम है, आइसोथर्मल है, सेम टेम्परेचर पे, तो नो हीट ट्रांसफर इज पॉसिबल। सो सबसे पहली चीज़, हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं तो देयर विल बी अ व्हाट, टेम्परेचर डिफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग कंडक्शन की बात करते हैं।
कंडक्शन सबसे स्लोअर जो प्रोसेस होती है ना हीट ट्रांसफर की, वो है स्लोअर प्रोसेस है, दिस इज स्लोअर प्रोसेस। वाई स्लोअर प्रोसेस, सबसे पहले हम इसको समझते हैं फिर आगे की बात करेंगे। तो कंडक्शन के अंदर अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो कंडक्शन के अंदर जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करें, लिक्विड हो ऑब्जेक्ट सॉलिड जो भी है, जिसकी भी हम लोग बात करते हैं ना, उसमें मॉलिक्यूल्स अपने प्लेस पे ही वाइब्रेट करते हैं। बेसिकली मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट्स एट देयर ओन प्लेस। इसका मतलब क्या है? दे डू नॉट ट्रांसफर और ट्रैवल टू अनदर प्लेस। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब भी हम लोग, फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज़ बता देती हूँ, कंडक्शन जो टेक्निक है ना, वो मोस्टली जो मेथड है वो मोस्टली यूज होता है सॉलिड्स के लिए। सॉलिड्स के लिए दिस इज द ओनली वे टू ट्रांसफर हीट। लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन भी है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बता रही हूँ सॉलिड की। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया कोई भी मेटल की रॉड ले लो, ठीक है, मेटल की रॉड ले लो। हमने बोला कि क्या होना चाहिए? टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। इसको हम लोग कैसे समझते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या किया, इसको गर्म करा। तो अब आप देखो, आपको पता है कि जब मैं इस पार्ट को गर्म करूँगी ना, तो यहाँ तक भी हमको वो टेम्परेचर का डिफरेंस फील होगा। फॉर एग्जांपल आपको स्पून ले लो, आप स्पून को गैस पे गर्म करते हो, ठीक है, कुछ टाइम बाद में आप उसको पकड़ भी नहीं सकते हो, बिकॉज वो जो हीट है ना, वो जो टेम्परेचर है ना, वो यहाँ तक ट्रैवल करने लग जाता है, बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस होता है। हमने वहाँ पे टेम्परेचर दिया, फ्लेम पे टेम्परेचर है, यहाँ पे नॉर्मल हमारा जो सराउंडिंग जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर वही है। तो बेसिकली यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है, यहाँ पे टेम्परेचर होगा आपने कितना भी लिया, फॉर एग्जाम्पल इट इज 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और यहाँ पे आपका रूम टेम्परेचर रहेगा 23 के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आया, तो ऑब्वियसली बात है, टेम्परेचर डिफरेंस आया तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है? हीट फ्लो होने वाला। तो यहाँ से हायर टेम्परेचर, यहाँ से यहाँ हीट फील होगी, हीट ट्रांसफर होगी, और कुछ टाइम तक हम लोग यहाँ पे इसको पकड़ भी नहीं पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे भी टेम्परेचर वो पहुँच जाएगा। ये चीज़ होती है। बेसिकली दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट एग्जाम्पल कि हीट ट्रांसफर कैसे होता है, वो मैंने एक्सप्लेन किया। अब मैंने बोला है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अपने प्लेस पे ही वाइब्रेट करते हैं। इसका मतलब यहाँ के मॉलिक्यूल्स यहाँ ट्रैवल नहीं करें। आप अगर ऐसा समझो कि हमने यहाँ से फ्लेम दी है, ठीक है, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स है, उनको टेम्परेचर मिल गया, उनके पास टेम्परेचर ज़्यादा, तो अब वो ट्रैवल करके यहाँ पे आते हैं, इसकी वजह से हमें यहाँ पे गर्म फील होता। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो तो अपनी जगह पे ही रह के वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह पे ही रहते हैं, वो खुद ट्रांसफर नहीं करते हीट को। तो फिर ट्रांसफर कैसे होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, कंडक्शन के अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अपने प्लेस पे रहते हैं, वो खुद ट्रांसफर नहीं होते। अब इसका समझने का तरीका क्या है? हम लोग लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया एक, हमारे पास कोई कंटेनर है, उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल्स आप ले लो, वो है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? ऊपर से इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप पानी से जो इलेक्ट्रिक रॉड होती है ना, विंटर्स के टाइम पे रॉड से पानी गर्म करते हैं, उसी टाइप का मेथड, ठीक है। तो हमने ऊपर से यहाँ पे इसको क्या दिया? टेम्परेचर दिया, ऊपर से हमने इसको गर्म करना स्टार्ट किया। तो अब देखो क्या होगा, हम लोग ले लेते हैं, ये हमारी इसकी सबसे अपर वाला सरफेस है, अपर वाले लेवल है। अब हमने इसको यहाँ पे गर्म किया, तो क्या होगा? यहाँ इस लेयर का क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके साथ साथ में क्या होगा? वॉल्यूम भी तो इंक्रीज होगा ना। जब भी आप किसी लिक्विड को, सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो लिक्विडिफाई होता है, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, स्लाइटली होता है, ऐसा नहीं होता कि डबल हो गया, ठीक है, लेकिन इंक्रीज होता है। तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो आप देखो डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अगर ये इंक्रीज हुआ, इसका मतलब डेंसिटी क्या हुई? डिक्रीज हुई। तो इसका मतलब डेंसिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। डेंसिटी डिक्रीज हो गई। तो अब देखो क्या होगा, जैसे ही इसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी ना, तो अब आप देखो, हमको ये पता है कि डेंसिटी को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल दो लिक्विड है, तो जिसकी डेंसिटी कम होती है ना, वो ऊपर रहता है, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे रहता है। ये होता है ना हैवी, डेंसर। हम लोग बोलते हैं ना, कोई लिक्विड, कोई भी मटेरियल डेंसर है, तो इसका मतलब वो नीचे रहेगा, वो नीचे जाने की ट्राई करता है। और अगर वो लाइट है मतलब रेयर, जैसे आप आगे जाके मीडियम से भी पढ़ोगे, रेयर एंड डेंसर वही चीज़ है, तो वो ज़्यादा डेंस होगा ना, ज़्यादा हैवी होगा, जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो नीचे जाने का ट्रैवल करेगा, अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूँ। लेकिन हमने क्या किया कि हमने ऊपर बाकी सब लेयर्स का टेम्परेचर तो रूम टेम्परेचर पे, कंपैरेटिवली इसका टेम्परेचर हमने ऊपर से गर्म किया ना, तो सबसे पहले इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ऊपर वाले लेवल का इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, वो यहीं की यहीं रहेगा, ठीक है, वो नीचे नहीं जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी डेंसिटी
कंपैरेटिवली सबसे कम यहीं पे, तो वो सबसे ऊपर ही रहेगा। तो बेसिकली प्रोसेस में क्या होगा कि कम डेंसिटी यहाँ पे, हाई डेंसिटी नीचे की साइड है, तो ये लेयर यही की ये रहेगी। तो इसका मतलब पानी ऊपर वाली सरफेस पे ज़्यादा गर्म होगा कंपैरेटिवली, नीचे जो पानी होगा ना अंडर, कुछ डेप्थ पे हम लोग जाएंगे वहाँ पे पानी इतना गर्म नहीं होगा, और स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर मैं एकदम बात करूँ कि हमने रॉड स्टार्ट ही करी है और ऊपर वाले लेवल में तो पानी गर्म होगा, डीप वो पानी नहीं होगा, ऐसा ट्राई मत करना, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को और इंक्रीज करेंगे ना, तब जाके नीचे भी पानी थोड़ा सा गर्म होना स्टार्ट करेगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जैसे कि हमने ऊपर वाली सरफेस को टेम्परेचर दिया, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस आया, ऊपर वाली सरफेस को हमने टेम्परेचर दिया, तो मैंने बोला मॉलिक्यूल्स अपने स्पेस पे, अपने प्लेस पे वाइब्रेट करते, नीचे ट्रैवल नहीं करते। अगर ये नीचे ट्रैवल करते ना इंस्टेंटली, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मॉलिक्यूल है, मैंने टेम्परेचर दिया, ये इंस्टेंटली यहाँ चला गया, फिर दूसरे टेम्परेचर को दिया, इंस्टेंटली यहाँ चला गया, अगर ऐसा होता तो जैसे ही मैं पानी गर्म करती ना, नीचे भी पानी गर्म होता, बिकॉज अगर मॉलिक्यूल्स इतनी स्पीड से ट्रैवल करते तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिकॉज ये मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे ही रहते हैं। ऊपर वाली सरफेस को टेम्परेचर दिया है, इसकी डेंसिटी कमी है, उसी जगह पे रहेगी, नीचे वाली का हमें नहीं पता। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा वैसे वैसे नीचे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, उससे पहले नहीं होगा। तो कंडक्शन में बेसिकली क्या होता है, जब भी हम लोग किसी लिक्विड को, ऐसे समझने के पर्पस ऐसा बोल सकते हो कि जब भी हम लोग किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से गर्म करते हैं ना, तब वहाँ पे कंडक्शन वाला मेथड लगता है। बिकॉज उस केस में क्या होता है, जो प्रोसेस होती है वो स्लो होती है। दूसरी चीज़, मॉलिक्यूल्स अपने प्लेस पे ही रहते हैं, वो ट्रैवल नहीं करते हीट ट्रांसफ़र के लिए। और अगर हम लोग पानी का एग्जांपल लें तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ना स्लोअर प्रोसेस है, कि हम लोग गर्म करें लेकिन ये यूनिफॉर्मली गर्म नहीं करें। दिस इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म प्रोसेस, नॉन यूनिफॉर्म प्रोसेस। वाई? बिकॉज ऊपर तो पानी गर्म हो रहा है लेकिन नीचे गर्म नहीं हो रहा, बिकॉज नीचे हीट अभी तक ट्रैवल नहीं करी। अगर यूनिफॉर्म होता ना तो इक्वली होता, आपने गर्म किया चाहे थोड़ा सा भी गर्म हुआ लेकिन पूरा का पूरा लिक्विड इक्वली गर्म हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता। दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म प्रोसेस। तो अब हम लोग फिर से आ जाते हैं, कंडक्शन क्या होता है। इतना सब कुछ मैंने बताया, कंफ्यूज होने की कोई भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली कंडक्शन इज व्हाट, कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं। कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स अपने प्लेस पे ही रहते हैं, वो खुद हीट ट्रांसफर नहीं करते हैं। दिस इज अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसमें हम लोग जब ऊपर से टेम्परेचर देते हैं, कहीं से ऊपर से गर्म करते हैं, तब ये प्रोसेस ज़्यादा एप्लीकेबल होती है। दूसरी चीज़, दिस इज़ अ स्लोअर प्रोसेस, मोस्टली सॉलिड्स के लिए यूज़ होती है। मर्क्यूरी एक ऐसा लिक्विड है, मैंने बोला था ना एक्सेप्शन भी होता है, मर्क्यूरी एक ऐसा लिक्विड है जहाँ पे हीट ट्रांसफ़र सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन के थ्रू ही होती है, वहाँ पे दूसरे प्रोसेसेस नहीं लगते। आपको मतलब जो स्टेटमेंट या नॉर्मल थ्योरी वाला क्वेश्चन होता है उसमें आ सकता है। बाकी मोस्टली सॉलिड्स के लिए यूज़ होती है। फिर हमने बताया कि कैसे प्रोसेस होती है, तो आप ऐसे समझ सकते हो, टेम्परेचर बढ़ता है, वॉल्यूम कम हो रहा है, डेंसिटी कम होती है, वो ऊपर ही रहती है, फिर नीचे वाली डेंसिटी नीचे रहती है, तो वो जो मॉलिक्यूल्स है वो ट्रांसफ़र नहीं होते, वो अपने प्लेस पे ही रहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म प्रोसेस है, बिकॉज इक्वली हमारा जो भी ऑब्जेक्ट या वाटर लिक्विड रहेगा वो इक्वली हॉट नहीं होता, इक्वली उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो ये पढ़ लिया हमने कंडक्शन के बारे में, जो बेसिक्स होते हैं ना वो सारी चीज़ें पढ़ ली। अब इसके आगे कुछ टर्म्स आती है, उनको हम लोग पढ़ते हैं। क्या प्रोसेस है आगे, इसको हम लोग और अच्छे से क्लीन करते हैं। ठीक है, अब कंडक्शन के अंदर ही एक टर्म हमें मिलेगी कंडक्टिविटी की। क्या मिलेगी? कंडक्टिविटी। क्या होता है कंडक्टिविटी? बेसिकली कंडक्टिविटी इज़ अ प्रॉपर्टी जो हमें ये बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल, कोई भी बॉडी जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, वो दैट बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर और अ बैड कंडक्टर। मतलब वो कितना अच्छे से कंडक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। कंडक्ट करने का मतलब मेरा, फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक कोई ले लिया मेटल, ठीक है, मेटल में आप ले लो, स्पेसिफिकली स्टील ले लो, चलो स्टील, और एक साइड हमने ले लिया वुड। तो अब आप देखो, मैं बता रही हूँ कि इन दोनों में से कौन सा गुड कंडक्टर है, कौन सा बैड कंडक्टर है, वो ही शो करता है कंडक्टिविटी। अगर किसी की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, दिस इज़ अ प्रॉपर्टी, दिस इज़ अ टर्म, अगर किसी भी बॉडी की कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो वो कैसे शो करेगा, और कंडक्टिविटी कम है तो वो कैसे शो करेगा। अब मैंने बोल दिया
मैं बता रही हूँ कि इसकी जो मेटल की, चलो हम लोग पहले इसको समझ ही लेते हैं। मैंने आपको जो एग्जांपल दिया ना स्पून का, सेम एग्जांपल आप ले लो। आपके पास 2 स्पून है, एक है स्टील का और एक है वुडन। आपके पास होता है ना वुडन स्पैचुला होता है, आजकल जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उसमें वुडन स्पैचुला काम आता है, या फिर सिलिकॉन बेस्ड होता है। तो हम लोग वुडन वाला ले लेते हैं और एक हम लोग लेते हैं स्टील का चम्मच, ठीक है। दोनों को आप सेम टेम्परेचर पे गर्म करो, ठीक है, सेम फ्लेम ले लो गैस की, सेम गर्म करो। तो आप फील करोगे कि कुछ ही टाइम में जो स्टील का स्पून होगा ना उसको तो आप होल्ड भी नहीं कर पाओगे टिप से, जबकि आपने गर्म कहाँ से करा है, एक टिप से करा है और टेल पे, मतलब बेसिकली अगर ये स्पून है, ठीक है, और आप यहाँ पे इसको फ्लेम दे रहे हो, लेकिन कुछ ही टाइम में आप यहाँ से भी नहीं पकड़ पा रहे हो इसको। द रीज़न इज कि जो हीट हमने यहाँ पे दी ना, वो हीट एनर्जी यहाँ तक ट्रांसफ़र कर गई, ठीक है, हीट एनर्जी यहाँ तक ट्रांसफर कर गई, इसलिए हम लोग इसको यहाँ से नहीं पकड़ पा रहे हैं। कंपैरेटिवली आप ले लो वुडन जो स्पैचुला ले लिया आपने, अब सेम टेम्परेचर पे उस पर गर्म किया, तो देखना कि आप बहुत ज़्यादा देर तक उसको होल्ड कर सकते हो, इवन काफ़ी ज़्यादा देर तक। यहाँ तक पकड़ने के चांसेस तो बहुत मुश्किल से आने वाला, आप इजीली उसको पकड़ सकते हो, कितना ही टेम्परेचर आप दे दो वो जलने लग जाएगा, लेकिन यहाँ तक ट्रांसफर बहुत ही कम होता है, बहुत ही देर, ठीक है। तो इससे क्या शो होता है कि स्टील में या फिर पर्टिकुलर में मेटल की बात करूँ तो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। फास्ट हुआ ना कि हमने यहाँ पे गर्म किया, कुछ ही मिनटों में हम लोग यहाँ से इसको पकड़ भी नहीं पा रहे। तो इसका मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके लिए जो हीट ट्रांसफ़र हो बहुत ही फास्ट हो, जहाँ पे हम लोग को जो हीट ट्रांसफ़र है वो देखने को मिलता है कि हमने यहाँ पे टेम्परेचर दिया और यहाँ से नहीं पकड़ पाए, बेसिकली यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफ़र हुई है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कंडक्टिविटी होती है ना वो ज़्यादा होती है। क्या होती है, ज़्यादा होती है। कितनी होती है वो हम हर जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसके लिए अलग अलग रहते हैं दैट, बट हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ अ गुड कंडक्टर, इट इज़ अ गुड कंडक्टर। लेकिन अगर मैं बात करूँ वुड की, तो आप देखो आप इजीली इसको यहाँ से होल्ड कर पाते हो काफ़ी टाइम तक, तो इट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर, इट इज़ अ बैड कंडक्टर। और बैड कंडक्टर्स के केस में वुड इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। इसको हम लोग अच्छे एग्जाम्पल्स में लेते हैं। वुड हो गया, आप ले सकते हो प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक में भी सेम चीज़ है, प्लास्टिक जलने लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं आप पीछे से नहीं पकड़ते हो, पूरा जल जाएगा, लेकिन हीट ट्रांसफ़र बहुत ही रेयर होती है। तो दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, बैड कंडक्टर। और जितने भी मेटल्स रहेंगे ना, स्टील ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, वो गुड कंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज उनमें हीट ट्रांसफ़र अच्छे से ईजिली और फास्ट हो जाता है। अगर मैं बैड कंडक्टर्स का और एग्जाम्पल लूँ तो आप ले सकते हो वैक्स का। आपने कोई कैंडल ले ली हाथ में, ठीक है, आप कैंडल को ऊपर से जलाते हो टिप पे, लेकिन क्या आपको उसको नीचे से पकड़ सकते हो, इजीली पकड़ते हो। आप कैंडल को ऐसे लेके घूमते हो ना, अगर वो गुड कंडक्टर होता है ना तो ऊपर हमने टेम्परेचर दिया, वो बहुत जल्दी नीचे हीट एनर्जी ट्रांसफर हो जाती और नीचे से हम उसको होल्ड भी नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर हीट ट्रांसफर इजीली नहीं होता है, बहुत रेयर होता है, हम लोग इजीली उसको होल्ड कर पाते हैं, वो बैड कंडक्टर्स की कैटेगरी में आती है। उनकी जो कंडक्टिविटी होती है ना, उनकी क्या रहेगी, जो कंडक्टिविटी रहती है ना वो क्या होती है, कम होती है, बहुत कम होती है। कितनी कम होती है, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग होते हैं। तो दिस इज एग्जाम्पल जहाँ पे मैंने आपको समझाया कि आप कंडक्टिविटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये हमने पढ़ लिया कैसे गुड कंडक्टर होगा, कैसे बैड कंडक्टर होगा। अब इसी के ऊपर हम लोग एक रिलेशन बोल दो या एक फॉर्मूला है वो पढ़ने वाले, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर हमको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वो पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास 2 टेम्परेचर है। दिस इज T1 टेम्परेचर, दिस इज T2 टेम्परेचर। इनके बीच में हमने क्या लगा दी, एक रॉड लगा दी, ठीक है, रॉड लगा दी। अब आप देखो मैंने 2 अलग अलग टेम्परेचर्स क्यों लिया, बिकॉज मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ हीट ट्रांसफ़र की। हीट ट्रांसफ़र कब पॉसिबल है, जब टेम्परेचर डिफरेंस हो। तो इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, मतलब दोनों टेम्परेचर अलग अलग होने चाहिए। और बिकॉज हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसे हीट फ्लो हो रही है, मैंने मान लिया, तो मतलब T1 इज़ ग्रेटर दैन T2, हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ ही हीट ट्रैवल करेगी, तो ये वाला केस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने हीट एनर्जी इसको ले लिया Q इज़ द हीट एनर्जी। अब यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलरली एक केस पढ़ने वाले हैं, विच इज़ इन जनरल क्या होगा कि कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, दिस इज़ आर बॉडी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इसको हमने हीट दी Q इन बोल दो, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें कुछ हो जाएगी एब्जॉर्ब, कुछ हो जाएगी रेडिएट, कुछ हो जाएगी बाहर निकलेगी, Q आउट। अब हम लोग हमारा आइडियल केस ले रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टडी केस ही ले लो आप, ठीक है, स्टडी केस। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये होगा कि ऐसी बॉडी जिसको हमने जितनी हीट एनर्जी दी है ना उतनी हीट एनर्जी हमें रिटर्न में मिले, दैट इज
क्यू इन इज इक्वल्स टू क्यू आउट। मतलब यहाँ पे ना तो कोई एब्जॉर्प्शन हो, वो बॉडी किसी भी हीट एनर्जी का एब्जॉर्ब नहीं करे और न ही कुछ एनर्जी को रेडिएट करे। ये दोनों ही की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। क्यू एब्जॉर्ब भी जीरो होना चाहिए, क्यू रेडिएट भी जीरो होना चाहिए। उस केस में क्या होगा, जितनी एनर्जी हमने दी है ना उतनी ही एनर्जी हमको मिलेगी। दिस इज आर केस ऑफ स्टडी केस, स्टडी कंडक्टर, ठीक है, स्टडी कंडक्टर, जहाँ पे इसको कंडक्टर बोलते हैं, स्टडी कंडक्टर। और हम लोग जो हमारे न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं ना, वो हम लोग इसी केस के लिए पढ़ेंगे जहाँ पे हम लोग एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन की बात नहीं करेंगे। जितना हमने एनर्जी दी है उतना हमको रिटर्न में मिल रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा, देयर इज नो लॉस ऑफ हीट एनर्जी, दैट इज द केस ऑफ स्टडी कंडक्टर। तो इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसमें जो टेम्परेचर, इसको हम लोग आइसोथर्मल भी ले सकते हैं। आइसोथर्मल कैसा, इसका मतलब ये नहीं कि सब जगह टेम्परेचर सेम, इसका मतलब है किसी पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल दिस इज ऑफ लेंथ dx और टोटल लेंथ आप ले लो l। अगर मैं एक छोटी सी लेंथ dx के लिए बात कर रहा हूँ तो इसका टेम्परेचर फिक्स्ड है, इसका टेम्परेचर फिक्स्ड है कि इस पॉइंट का टेम्परेचर इतना है, लेकिन सब सेक्शंस के टेम्परेचर अलग। फॉर एग्जांपल ये अलग सेक्शन, ये अलग सेक्शन, ये अलग सेक्शन, सबके टेम्परेचर अलग अलग है। इसका T1 ले लो, इसका T2 ले लो, इसका T3, सबके टेम्परेचर अलग अलग है, लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए टेम्परेचर फिक्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने ले लिया 40 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ मैंने ले लिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका टेम्परेचर यहाँ से यहाँ कम ही होगा ना, ये चीज़ तो आपको पता होगा। 40 से 10 यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ टेम्परेचर हो गया 35, यहाँ टेम्परेचर हो गया 32, यहाँ हो गया 28, इस टाइप से टेम्परेचर होगा। इस पोर्शन का टेम्परेचर फिक्स है, वो 35 ही रहेगा, लेकिन इसका और इसका टेम्परेचर अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा एक केस हो जाएगा। तो हमने एक चीज़ पढ़ ली कि स्टडी केस क्या होगा हमारा, जहाँ पे हमको जितनी एनर्जी हमने दी है ना उतनी ही एनर्जी हमें क्या होगी, रिटर्न में मिल जाएगी। फिर एक टर्म आती है दैट इज हीट फ्लो, हीट फ्लो रेट, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, H से। हीट फ्लो रेट का मतलब होता है एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, Q अपॉन T, या फिर आप किसी छोटे पीरियड के लिए पढ़ रहे हो तो आप लिख सकते हैं dQ अपॉन dt, मतलब एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। और ये तो एक कांस्टेंट रहना चाहिए ना, अगर मैं किसी एक के लिए बात करी हूँ तो इसका जो H है ना वो मोस्टली कांस्टेंट रहता है, कि पर एनर्जी जितनी हीट फ्लो हो रही है ना वो तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगी। तो हीट फ्लो रेट H दैट इज हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, हीट फ्लो पर यूनिट टाइम हम लोग लिख देते हैं हीट फ्लो पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना हीट फ्लो होती है, इसका मतलब 5 सेकंड में कितना हुई, तो वो 5 सेकंड में लिए सबके लिए सेम ही होगा, 5 सेकंड में उतनी ही रहने वाली है, तो हीट फ्लो रेट होगी। अब इसी के आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं, इसके ऊपर एक रिलेशन हमें मिलता है। क्या रिलेशन है, तो जो हीट फ्लो रेट होती है दैट इज Q अपॉन T, इट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हमने ये ले लिया जो अभी हमने पढ़ा था, दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज द रॉड, द लेंथ इज L, और हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज फॉर एग्जांपल Tx, इसकी बात कर रहे हैं। तो अब हमने बोला क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जहाँ से हीट ऐसे फ्लो हो रही है ना, तो क्रॉस, इसका पूरे का एरिया नहीं, जिस परपेंडिकुलर, हमने पहले भी पढ़ा क्रॉस सेक्शन, फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, यहाँ से फ्लो हो रही है, तो ये जो होगा ना यहाँ पे सर्कुलर, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक है। तो ये होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया के प्रोपोर्शनल, एंड प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट को हम लोग लिखेंगे dt अपॉन dx, दिस इज व्हाट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या है टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए कितना टेम्परेचर में डिफरेंस रहता है। अब हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों लिया, नेगेटिव साइन इसलिए लिया कि आप जब यहाँ से यहाँ हीट फ्लो हो रहा है तो आप यहाँ से यहाँ ट्रैवल करोगे ना, तो डिस्टेंस तो बढ़ रही है, दिस इज L इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज L इक्वल्स टू L, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस तो बढ़ रही है लेकिन टेम्परेचर कम हो रहा है। यहाँ पे 40 था, मैंने अभी बताया, यहाँ पे 40 था, तो यहाँ पे 35 होगा, 28 होगा, 20 होगा, 15 होगा, 12 होगा और 10 होगा, ऐसा होगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर कम हो रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है, नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव रीजन आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको नेगेटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलेंगे। इस रिलेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, H इज प्रोपोर्शनल टू A और माइनस का dt अपॉन dx। अब हमको पता है कि जब भी हम लोग किसी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को प्रोपोर्शनल साइन को खोलते हैं, कांस्टेंट आता है, तो ये रिलेशन हमारा हो जाएगा Q बाई T और H इज इक्वल्स टू KA dt बाई dx नेगेटिव का।
ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे जो के होता है ना, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ हीट कंडक्टिविटी। हीट कंडक्टिविटी जो हमने अभी कंडक्टिविटी पढ़ा ना, उसको हमने एज का सिंबल ले लिया है विच इज़ के, और ये होता है हीट कंडक्टिविटी। ये शो करेगा कि कौन सा मेटल कितना कंडक्टर है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, या क्या रहता है। ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए फिक्स रहता है। एल्यूमिनियम के लिए फिक्स है, सिल्वर के लिए फिक्स है, मेटल के लिए फिक्स है, प्लास्टिक के लिए फिक्स है, सब चीज़ों के लिए फिक्स होता है। एंड अगर मैं बात करूँ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के लिए, तो अब याद रखना कि के मेटल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन के नॉन मेटल। मतलब किसी भी मेटल बॉडी के लिए हीट कंडक्टिविटी हमेशा नॉन मेटल से ज़्यादा होगी। आपकी एनसीईआरटी सीबीएसई बुक्स के अंदर एक टेबल भी दे रखी है जहाँ पे मेटल्स की हीट कंडक्टिविटी दिखा रखी है और नॉन मेटल्स की भी हीट कंडक्टिविटी शो कर रखी है। और आप देखना बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मेटल्स की होती है 200, 300, 500, और नॉन मेटल की होगी 0.15, 15, 0. समथिंग ऐसा। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको उस टेबल में चेक कर लेना। वो इंपॉर्टेंट है, आपको टेबल याद भी नहीं रखनी है। अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपको गिवन होगा कि इसके लिए हीट कंडक्टिविटी कॉन्स्टेंट की वैल्यू इतनी है। तो दिस इज के मेटल इज ऑलवेज ग्रेटर देन नॉन मेटल। दूसरी चीज, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वन यूनिडायरेक्शनल होती है, इसलिए हम लोग इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं लेते। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। थर्ड टर्म आप ले लो कि जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ना, हमने टेम्परेचर को बढ़ा लिया, तो के मेटल के लिए हीट कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। के मेटल में, मेटल्स के लिए हीट कंडक्टिविटी का कांस्टेंट इंक्रीज होता है, और नॉन मेटल्स के लिए ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। बेसिकली जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो मेटल्स के लिए हीट कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है और नॉन मेटल्स के लिए क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी टर्म अगर मैं बात बताऊं तो इसमें एक लॉ आता है। ठीक है, एक लॉ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, आपकी बुक्स में भी आई थिंक ये लॉ गिवन नहीं होगा, बट मैं ऐसे ही समझाने के लिए बोल रही हूँ। दिस इज स्पेलिंग सही होनी चाहिए आई थिंक, वेडमान-फ्रेंज लॉ। वेडमान-फ्रेंज लॉ, अगर मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो दिस इज वेडमान-फ्रेंज लॉ। ये लॉ क्या बोलता है, के अपॉन सिग्मा इज कांस्टेंट। के अपॉन सिग्मा, के क्या है आपका हीट कंडक्टिविटी, और सिग्मा जो है वो है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इससे क्या प्रूव होता है, के इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, यही होगा। तो इसका मतलब हीट कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जिसके लिए हीट कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी ना, उसके लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, ऐसा ये लॉ बोलता है। लेकिन इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक्सेप्शन का ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी कैसे, ह्यूमन बॉडी फॉर एग्जाम्पल तो क्या, जब आपको करंट लगता है ना, बॉडी के किसी भी पार्ट में करंट लगा, आपको पूरी बॉडी को फील होता है। इसका मतलब हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इज़ अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बहुत अच्छे से फ्लो करती है। बॉडी के किसी भी पार्ट में करंट लगेगा, पूरी बॉडी में ट्रेवल करेगा, पूरी बॉडी को वो करंट फील होगा। ठीक है, लेकिन इसके अपोजिट अगर मैं बात करूँ हीट कंडक्टिविटी, आप अपने पैर गर्म पानी की बाल्टी में रख दो। ठीक है, गर्म पानी की बाल्टी में रखोगे तो मतलब पैरों में टेम्परेचर मिल रहा है, ऊपर वाली बॉडी का रूम टेम्परेचर होगा, तो वहाँ पे क्या टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो हीट फ्लो होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है कि पैर गर्म पानी की बाल्टी में रख दिया और सर गर्म हो गया, नहीं होता है ना। इसका मतलब बॉडी इज नॉट अ गुड हीट कंडक्टर। हमारी बॉडी हीट को बहुत अच्छे से कंडक्ट नहीं करती, ट्रैवल नहीं करती, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छे से ट्रैवल करती है। तो ये जो लॉ है ना, इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, बट ये लॉ काफ़ी केसेस के लिए सही भी प्रूव होता है। दैट इज हीट कंडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे इस कांस्टेंट हीट कंडक्टिविटी की। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, हमारे पास रिलेशन आया है H इक्वल्स टू के ए माइनस का डी टी अपॉन डी एक्स। दिस इज द रिलेशन। लेकिन जब हम लोग फॉर्मूलाज में या जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तब हम लोग ये नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। हम लोग इस फॉर्मूले को लिखेंगे Q अपॉन टी या H इज इक्वल्स टू के ए डी टी अपॉन डी एक्स। ऐसा क्यों, देखो हमने ले लिया रियल में कोई एग्जाम्पल, ये T1 है, ये T2 है, ये रॉड है, ये 0 है और ये L है।
अब आप देखो सिर्फ इस कांस्टेंट की बात करो, डी टी अपॉन डी एक्स की, नेगेटिव है ना, आपने बोला नेगेटिव होना चाहिए, हमने प्रूव किया है, तो कैसे होगा देखो, टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे क्या है T1 माइनस T2 अपॉन लेंथ का डिफरेंस, पूरी लेंथ के लिए लेते हैं तो क्या 0 माइनस एल नहीं हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन एल माइनस का, तो दिस इज डेल्टा T अपॉन एल, और माइनस ऑलरेडी था, सॉरी माइनस ऑलरेडी था और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ओवरऑल क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है, इसलिए हम लोग न्यूमेरिकल्स में इसको पॉजिटिव लेकर ही चलेंगे। लेकिन अलग से अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तब हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब इस फॉर्मूले को हम क्या कर सकते हैं, चलो ये हमारा क्या है, हीट के लिए हम लोग बात करें तो देखो, जब हम लोग हीट के लिए बात करें तो हमारे पास हीट एनर्जी फ्लो हो रही है, दैट इज एच, हीट एनर्जी पर यूनिट सेकंड, दैट इज एच। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की, तो वहाँ पे क्या फ्लो होता है, वहाँ पे फ्लो होता है करंट, और करंट का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ले लो डेल्टा वी अपॉन रेजिस्टेंस आर, फॉर्मूला होता है ये। अभी चलो हमने ये चीज़ें नहीं पढ़ी, लेकिन इतना तो आपको पता होगा कि करंट इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस होता है। अब देखो हीट वाले, जहाँ पे हम लोग हीट एनर्जी की बात करेंगे, वहाँ पे हमारे पास हीट एनर्जी फ्लो होती है, यहाँ पे करंट फ्लो होता है। अब इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करने पे आप देखो क्या आएगा। जब आप कंपेयर करोगे ना, तो हमको पता है कि जो करंट फ्लो होता है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है, दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल अलग अलग होता है, उसकी वजह से करंट फ्लो होता है, और जो हीट होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है। तो इसका मतलब डेल्टा वी कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा टी को। अब हमें इस आर की वैल्यू अगर मैं निकालूँ ना, तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन के ए होगा। ये इसको इक्वेट कर रहा है हीट एनर्जी, और यहाँ पे करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये होगा। अब dx, अब हम लोग एक पर्टिकुलर लेंथ ले रहे हैं, हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो dx नहीं लेके चलेंगे, तो हमने लेंथ ले ली पूरी की पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस कितना आएगा, l आएगा, तो हमने लिया l अपॉन के ए। तो बेसिकली जब हम लोग करंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं, तो वहाँ हमारा रेजिस्टेंस होता है R, और अगर हम लोग हीट फ्लो की बात करेंगे तो वहाँ हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, R इक्वल्स टू L अपॉन के ए। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि रेजिस्टेंस, अगर हीट फ्लो की बात करें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो दैट इज L अपॉन के। L क्या, लेंथ, जितनी लेंथ के लिए बात करें, K इज हीट कंडक्टिविटी एंड A इज व्हाट, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए। अब इसी पे आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूलाज आते हैं, वो है जब हमने सबसे पहले हम लोग पढ़ते सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसा सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो हमने क्या करा है, ये हमारा कोई टेम्परेचर है T1 और ये हमने ले लिया टेम्परेचर T2। अब यहाँ पे हमने दो रॉड्स को कंबाइन कर दिया, यहाँ पे एक रॉड फिर दूसरी रॉड, ये इसकी ले लो लेंथ L1 ले लो, क्रॉस सेक्शनल एरिया L1 ले लो, और क्या होता है, कंडक्टिविटी कांस्टेंट K1 ले लो, इसके लिए L2 ले लो, A2 ले लो, K2 ले लो। तो अब आप देखो हमने दो रॉड को कैसे कनेक्ट किया, ये सीरीज कनेक्शन है ना, एक के जस्ट आगे दूसरा ऐड करना, हमको सीरीज कॉम्बिनेशन मिलता है। तो हमने अब सीरीज कॉम्बिनेशन में दो रॉड्स को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, A1 और A2 इक्वल होगा। देखो हम लोग दो रॉड को ऐड कर रहे हैं, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में आपको पता है ना, सर्कुलर जो पार्ट होता है ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको लेना होता है। तो ये तो सेम होगा, तभी तो हम उनको अच्छे से कंबाइन कर पाएंगे ना, एक बड़ा एक छोटा है, तब तो वो अंदर चला जाएगा, फिर वो सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा। दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया एकदम सेम होगा, तभी वो बहुत अच्छे से फिट हो पाएगी। अब इन दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तब वो अच्छे से फिट होके ऐसे होगी, अदरवाइज क्या होता है, पूरी इसके अंदर घुस जाती है, फिर वो सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं रहता। तो इसलिए A1 इक्वल्स टू A2, विच इज हमने A कॉमन ले लिया A। अब सीरीज कॉम्बिनेशन, अब हमने अभी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को हीट सर्किट्स को कंबाइन करा, तो वहाँ हमारे पास रेजिस्टेंस जो आया ना, और हम रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आया विच इज R इक्वल्स टू L अपॉन के ए। ये रिलेशन हमें मिला, और हमें पता है कि जब हम लोग रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं ना, तो R इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आता था, R1 प्लस R2 आता था। तो वही रिलेशन हम लोग निकाल देते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो R की वैल्यू क्या है, R की L। अब यहाँ पे L देखो, ये L1 है, ये L2 है, तो इक्विवेलेंट निकालना है, तो दोनों ऐड होगा ना, तो क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन K
इक्विवेलेंट इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन में के इक्विवेलेंट ही निकालना है कि जब हम लोग दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो के इक्विवेलेंट जो कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट है वो कितनी आएगी, तो इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और पीछे क्या एरिया, तो एरिया तो ए ही रहने वाला है। देखो ये जो एरिया है ना, मैं बहुत बार बताती हूँ, दिस इज़ नॉट द होल एरिया, जो भी बॉडी ले रही है ना उसका कंप्लीट एरिया नहीं, दिस इज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसके लिए ए है, इसके लिए भी ए है, कंबाइन होकर भी वो ए ही रहने वाला है, वो डबल नहीं होने वाला, वो ऐड हो रहा है, ठीक है, तो ये ए ही रहने वाला है। R1 यानी L1 अपॉन K1 ए प्लस L2 अपॉन K2 ए, ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब देखो आप यहाँ से के इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालो, तो ए तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा L1 प्लस L2 के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू L1 बाई K1 2 बाई K2, और इसको हम लोग सॉल्व करते थे, हो जाएगा L1 K2 प्लस L2 K1 अपॉन K1 K2। अब यहाँ से के इक्विवेलेंट की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे ना, के इक्विवेलेंट, तो ये कितने आने वाला है, L1 प्लस L2 हो जाएगा, K1 K2 हो जाएगा, एंड दिस इज L1 K2 प्लस L2 K1। ये रिलेशन हमारे पास आएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको पूछेंगे नहीं, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने जो दोनों रॉड को आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया ना, दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है, दैट इज L1 इक्वल्स टू L2 इक्वल्स टू L1 सेकेंड, ओके, सो दैट इज L1 इक्वल्स टू L2 इक्वल्स टू L, सेम है। तो ये वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, देखो L1 प्लस L2 मतलब L प्लस L 2L मल्टीप्लाई बाय K1 K2, और ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा L K2 प्लस L K1। अब देखो ये L आप कॉमन ले लो और ये L से कैंसिल हो जाएगा, जो कि इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला आएगा ना हमारे पास, वो क्या आ रहा है 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। दिस इज आवर रिलेशन एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला तो बहुत कम पूछते हैं, मोस्टली आपको जो न्यूमेरिकल्स है ना उसमें सिंप्लीफाई करने के लिए आपको दे देंगे कि हमने सेम लेंथ की ही रॉड्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया है। तो हमारे पास जो के इक्विवेलेंट का रिलेशन आएगा ना, दैट विल बी के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2K1 K2 एंड K1 प्लस K2। ओके, सो ये हमारे पास हो जाएगा के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। मैं हमेशा ये चीज़ें बोलती हूँ कि आप सोचो ना कि मैं तो कुछ भी याद नहीं करूँगा, मैं सब सॉल्व करूँगा वहाँ पे एग्जाम में, तब तो हो गया आपका IIT नीट, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। अब इसी के अंदर आपको एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि जब हमने दोनों को ऐड कराना तो इक्विवेलेंट टेम्परेचर कितना आएगा, ठीक है, मतलब जो बैलेंस टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा। तो सिंपल सा है, देखो जो हीट फ्लो रेट है ना, मैंने आपको बताया वो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द फ्लो, तो इसका मतलब इसके लिए हीट फ्लो H1 और इसके लिए हीट फ्लो H2 सेम रहेगी। और हीट फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है, KA डेल्टा T अपॉन लेंथ, यही होता है। तो दोनों के लिए सेम है, तो आप देखो K1 हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, डेल्टा T टेम्परेचर, यहाँ पे कितना है टेम्परेचर T1, और हमने मान लिया यहाँ पे टेम्परेचर कितना है T है, हमको इक्विवेलेंट टेम्परेचर या फिर जो कंबाइन होने के बाद जो टेम्परेचर वो निकालना है, तो हमने ले लिया यहाँ पे कितना है टेम्परेचर T है, तो हम लोग T1 माइनस T हम लोग इसके लिए निकाल रहे हैं ना H1, तो ये इसका मैक्सिमम टेम्परेचर, ये इसका लीस्ट टेम्परेचर हो जाएगा, अपॉन लेंथ L1 ले लो, या फिर दोनों के लिए सेम ले रहे हो तो L ले लो, या फिर L1 ले लो। चलो इसके लिए क्या हो जाएगा K2A, और इसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर T माइनस T2 अपॉन L2 हो जाएगा। बस आप इसको सॉल्व कर दो तो आपके पास T की वैल्यू भी मिल जाएगी इजीली, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप दोनों को सेम रहते हो तो आपका क्वेश्चन और भी ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप सीरीज कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अभी हम लोग लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या है, हमने ले लिया टेम्परेचर T1, दिस इज व्हाट टेम्परेचर T2, रॉड्स को ये लिया, दो रॉड्स को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया कुछ ऐसे, ठीक है। इसकी हमने ले लिया लेंथ L1 क्रॉस, अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग हो सकता है बिकॉज हमने अलग अलग ऐड किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा L1, लेकिन दोनों की लेंथ सेम होगी, यहाँ पे सेम लेंथ का होगा तभी तो हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं। तो लेंथ इज L, क्रॉस A1 हो जाएगा, इसका K1 हो जाएगा, दिस इज L A2 K2 हो गया।
अगेन सेम फॉर्मूला हमको पता है, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो क्या होता है 1/r इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, यही होता है। लगा दो तो 1/r इक्वलेंट, यानी एक बार हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं L/K होता है ना, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा K इक्वलेंट हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, L क्या था फॉर्मूला, L/KA था ना, तो K ऊपर आने वाला, ओके। तो K इक्वलेंट A, अब यहाँ पे देखो अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ये हो जाएगा 2A/L होगा। और यहाँ पे लेंथ, ओवरऑल लेंथ तो क्या होने वाली है, L ही रहने वाली है, ऐड नहीं हो रही है, पैरेलल ही है, तो ये L ही रहने वाला है। ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा K1A/L प्लस K2A/L, लेंथ हमने सेव ली, ऐसा हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या बनने वाला, L से L तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, K इक्वलेंट मल्टीप्लाई बाय 2A इक्वल्स टू K1। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने अलग अलग लिया है नहीं, तो चलो ये ले लो A1 A2 ले लो, तो जाएगा K1A1 प्लस K2A2। अगेन क्या हो जाएगा, K इक्वलेंट इक्वल्स टू K1A1 प्लस K2A2 अपॉन 2A। दिस इज आवर फाइनल रिलेशन। लेकिन हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम लोग कंडीशन ले लेते हैं A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K इक्वलेंट इक्वल्स टू A से कॉमन, ओके, ये हो जाएगा K1 प्लस K2 अपॉन 2। दिस इज द रिलेशन। ये सिंप्लीफाइड वर्जन है कि यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग लिया था तब ये फॉर्मूला आएगा, और हम लोग सेम लेते तो ये एरिया आएगा। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है। आई थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत इजी न्यूमेरिकल्स बनेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनते। फॉर एग्जांपल हम लोग एक न्यूमेरिकल लेते कि ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल रॉड है, इसका एरिया A1 है और रेडियस R1 है। अब इसको हमने किसी दूसरे बड़े रेडियस के सिलेंडर में ऐड किया जिसकी रेडियस है R2 और एरिया है A2, ठीक है। तो अब बताओ कि K इक्विवेलेंट किसका होगा, इसका एक K1 ले लो, इसका K2 ले लो और K इक्विवेलेंट निकालना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब एक दूसरे के अंदर होता है ना तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है और हमने ले लिया कि R2 इक्वल्स टू 2R, इसका मान लो रेडियस R है और ये R2 कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा। तो अब सिंपल है, आप A1 निकालना है कितना हो जाएगा पाई R स्क्वायर, A2 निकालना है कितना होगा पाई 2R का स्क्वायर नहीं होगा। द रीज़न इज हमने इसके अंदर इसको डाला तो इसका एरिया हमें अगेन काउंट नहीं करना, तो ये कितना हो जाएगा पाई 2R का होल स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर, मतलब जो पीछे एरिया बचा हुआ है ना वो हमारा दूसरे का एरिया बनेगा। तो कितना हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर माइनस पाई 3 पाई R स्क्वायर। बस सिंपल है। अब आपके पास फॉर्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन का है K1 प्लस K2/2, या फिर यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग लिया ना तो ये फॉर्मूला लगा दो। K1 A1 की वैल्यू है, A2 की वैल्यू पुट कर लो, आपके पास इजीली इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो आई थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस पर न्यूमेरिकल्स भी आप इजीली कर सकते हो। मैं न्यूमेरिकल्स अभी इतने नहीं करवा रही हूँ क्योंकि मैं अलग से उनके ऊपर वीडियोज़ लेने वाली हूँ न्यूमेरिकल्स के ऊपर। अब हम लोग पढ़ते हैं एक छोटी सी टर्म है विच इज़ जब हम लोग लेक्स की बात करें तो उनके ऊपर जो आइस इकट्ठी हो जाती है ना, तो आपने देखा होगा कि विंटर्स के अंदर जब आइस एकदम से पूरी लेक के ऊपर बर्फ़ की परत बन जाती है, लेकिन नीचे जो भी मतलब सी एनिमल्स या फिर मछली फिशेस वगैरह रहती है उन पे उतना इफेक्ट नहीं होता, वो नहीं अंदर जम जाती। अंदर पानी अभी भी मेल्टेड रहता है लेकिन ऊपर सिर्फ लेयर पे जमता है। ये चीज़ आपने देखी होगी, आपको पता भी होगी। तो ऐसा क्यों? जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, ऊपर वाली लेयर पानी की जम रही है, तो नीचे सब पानी क्यों नहीं जम रहा है? बिकॉज घर पे जब हम लोग आइस जमाते हैं ना, आइस को हम लोग कूल डाउन करते हैं तो पूरा इक्वल यूनिफॉर्मली वो पूरा का पूरा जमता है, लेकिन यहाँ पे पूरा इक्वल क्यों नहीं होता है? द रीज़न इज एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वाटर की 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कि टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री टेम्परेचर पे इसका एक अलग ही नेचर शो होता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर है ना उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। जितने भी टेम्परेचर आएगा ना 0 से 4 के बीच में, उसमें 4 डिग्री पर इसकी डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो देखो अब क्या होगा,
फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पानी की अपर लेयर का भी 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही 5 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आया अपर लेयर, सबसे पहले अपर लेयर पे इफेक्ट होता है, अपर लेयर का भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड आया। 4 डिग्री सेंटीग्रेड होते ही क्या हो जाएगा, इसकी डेंसिटी हो जाएगी मैक्सिमम, मतलब इस ऊपर वाली लेयर की डेंसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, सबसे ज़्यादा हो गई। और हमें पता है कि जो जितना ज़्यादा डेंस रहता है ना वो क्या होता है, नीचे जाता है। ये चीज़ मैंने अभी पढ़ी ना कि लोअर डेंसिटी, कम डेंसिटी वाला मटेरियल लिक्विड ऊपर रहता है और हायर डेंसिटी का नीचे रहता है। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि इसकी डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम हो गई, इसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो गई ना, तो नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, पानी का नेचर होता है, ये हम लोग आगे जब कन्वेक्शन पढ़ेंगे, मुझे पहले वो पढ़ाना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अभी आगे पढ़ने वाली है। तो ये वाली लेयर का पानी नीचे, मॉलिक्यूल्स नीचे आने लग जाएंगे और यहाँ पे डेंसिटी हो जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, ये वाला पानी का आ गया यहाँ पे आ गया, बिकॉज इसकी डेंसिटी मैक्सिमम है, हमें पता है मैक्सिमम है तो सबसे नीचे जाएगी, बीच में कहीं नहीं जाएगी, सबसे नीचे जाएगी ना, मैक्सिमम डेंसिटी सबसे नीचे रहेगी और यहाँ की डेंसिटी चली जाएगी ऊपर। ये चीज़ हो गई। अब जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड आया, अब हमें पता है कि सिर्फ 4 डिग्री पर ही डेंसिटी मैक्सिमम रहती है, 3 डिग्री पर आते ही डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डेंसिटी कम हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ का पानी यहीं रहेगा, यहाँ का पानी यही रहेगा। अब पानी में कोई भी ऊपर नीचे नहीं होने वाला है। फिर 3 डिग्री से 2 डिग्री होगा तो भी यहाँ का पानी यही रहने वाला है, अंदर कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला था। जो पानी का ट्रांसफ़र होना था ना, जो पानी फॉर्म होता है, जो पानी सॉलिफाई होता है ना, सॉलिडिफाई होता है, मतलब जो लिक्विड से वो आइस में बनता है, पानी की बात करूँ तो वो कब होता है, जब पानी ऊपर से नीचे होता है। यहाँ पर टेम्परेचर कम हुआ, फिर नीचे हुआ ट्रैवल, फिर वापस कम हुआ, फिर हुआ। लेकिन जब 0 से 4 डिग्री होता है ना, तब उसका नेचर होता है कि 4 डिग्री पर डेंसिटी मैक्सिमम हो गई, 4 डिग्री पर टेम्परेचर मैक्सिमम हो गया, तो इसका मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर नीचे आ गई। तो यहाँ पे टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड, जो इनिशिएट बता रहे हैं, और बीच में टेम्परेचर रहता है 3.1, 3.2, 3.3 और 4 डिग्री तक। तो हमें पता है ऊपर का टेम्परेचर, और जब पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आता है ना, तब जाके बर्फ़ जमती है। तो यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ जम जाएगी, लेकिन नीचे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, नीचे तो टेम्परेचर यही रहने वाला है। और 3 डिग्री 4 डिग्री में मछली पानी इजीली रह लेती है, तो इसीलिए नीचे पानी पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज़, एक छोटा सा न्यूमेरिकल फॉर्मूला बनता है, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं डायरेक्टली फॉर्मूला करा रही हूँ कि हमने आइस की लेक पे एक लेयर बनाई है जिसकी लेंथ ले ली x, मतलब थिकनेस जो विड्थ होती है वो ले ली x। तो इस x विड्थ की लेयर को फॉर्म होने में कितना टाइम लगने वाला है, तो वो टाइम होगा t इज इक्वल टू रो एल अपॉन 2k t ले लो आप, थीटा मतलब 2k थीटा एक्स स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला कि एक्स विड्थ की लेयर को फॉर्म होने में कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। यहाँ पे रो जो है वो वाटर की डेंसिटी है, एल क्या है, एल है लेटेंट हीट, एक्स क्या है, जितनी थिकनेस है उतनी, 2k क्या है इसकी कंडक्टिविटी, और टी क्या है कि टेम्परेचर कितना होगा विच इज़ नेगेटिव। जब हम लोग लेयर बना रहे, बर्फ जमा रहे, तो वो ऑब्वियसली बात है -t डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा, नेगेटिव में होगा तभी कुछ टेम्परेचर फिल होने वाला है, 0 नहीं होना चाहिए, इट शुड बी -t, तो वो टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद करना है, इस पर एक आधा न्यूमेरिकल बन सकता है, मे भी डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पूछ ले, तो ये होता है इसके अंदर। ओके तो यहाँ पे हमारा कंडक्शन वाला जो टॉपिक है ना वो होता है ख़त्म। ये कंडक्शन हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब नेक्स्ट एक टॉपिक आता है जिसमें ज़्यादा नहीं, विच इज़ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, जब हमने कंडक्शन पढ़ा तो हमने पढ़ा कि कंडक्शन के अंदर क्या होता है, कंडक्शन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी मैटर के होगा, ऑब्जेक्ट्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो अपने जगह पे ही रहते हैं, वो ट्रैवल नहीं करते। लेकिन इसमें मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करते, मॉलिक्यूल्स ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब इसमें मॉलिक्यूल्स खुद हीट का ट्रांसफ़र करते हैं, लेके जाते हैं। मेरे पास टेम्परेचर ज़्यादा है, मैं कम वाले पे जाऊँगा, कम वाला मेरे पास आएगा, फिर उसको टेम्परेचर मिलेगा, इस तरह से वो चलता रहता। तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड है और हमने नीचे से इसको गर्म किया है, तो अब देखो क्या होगा। अब ऐसा होगा कि हमने नीचे इसको गर्म किया, यहाँ पे टेम्परेचर हो गया इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हमें पता है कि कम डेंसिटी वाला जो मॉलिक्यूल्स या लिक्विड होगा वो ऊपर की साइड ट्रैवल करता है, इसलिए यहाँ से यहाँ पे ये
ट्रैवल करेगा और ऊपर वाला जो पानी है वो नीचे आ जाए, ऊपर वाली लेयर नीचे आ जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आया। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, सबसे पहले वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, कम डेंसिटी ऊपर जाती है, ये ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाला जो पानी है वो नीचे, लेयर जो है वो नीचे आने वाली। सेम प्रोसेस अगेन, अब ये जैसे ही नीचे आएगा तो अब क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा इसका, फिर इसकी डेंसिटी कम होगी और फिर से क्या करेगी, ऊपर ट्रैवल करेगी और यहाँ से एक नीचे आएगी। तो इस तरह से सारी की सारी लेयर्स गर्म होती रहती है और ट्रैवल होती रहती है। ये जो इस टाइप से ट्रैवल हो रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन करंट्स, कि इसके अंदर कन्वेक्शन करंट्स प्रोड्यूस होते हैं जो ट्रांसफ़र करते हैं। और इस टाइप से जब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र करने लग जाएंगे ना, तो यूनिफॉर्मली हमारा जो लिक्विड है वो हीट हो जाता है, फिर हीट ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए एक यूनिफॉर्म प्रोसेस है, यूनिफॉर्म प्रोसेस है और फास्टर प्रोसेस है। बिकॉज इसमें देखो, इसमें एक साथ में पूरा का पूरा लिक्विड गर्म हो रहा है। कंडक्शन में क्या था, ऊपर से गर्म किया, वो ऊपर ही रहता है, फिर धीरे 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 नीचे की साइड ट्रांसफर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इंस्टेंटली सारे के सारे करंट ट्रांसफर हो, इधर का गर्म हुआ वो ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वापस गर्म हुआ ऊपर गया। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। तो दैट्स वाई इट इज़ अ फास्टर प्रोसेस एंड यूनिफॉर्म प्रोसेस, बिकॉज सारा का सारा लिक्विड एक साथ में हमें क्या होता है, गर्म हो जाता है। कन्वेक्शन की बात करें तो कन्वेक्शन के अंदर भी दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल कन्वेक्शन और एक होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन मतलब जब नॉर्मली ये जो कन्वेक्शन करंट है ना प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे हम लोग पानी को गर्म करें तो नॉर्मली मतलब हमें कोई बाहर से कुछ देना नहीं पड़ा इसको ऊपर ले जाने के लिए, ऑटोमेटिकली ये जो कन्वेक्शन करंट है प्रोड्यूस हो रहे हैं बिकॉज इनकी डेंसिटी कम है, ऊपर जाते हैं। ये इसका नेचुरल प्रोसेस है। फोर्स प्रोसेस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी कन्वेक्शन होता है, जो ब्लड फ्लो होता है नीचे से ऊपर की साइड ब्लड फ्लो होता है पूरी बॉडी में, लेकिन वो ऑटोमेटिकली नहीं होता है। हमारा जो हार्ट होता है ना, वो पंप करके पुश करता है ऊपर से नीचे आने के लिए। तो यहाँ पे ये फोर्स्ड है बिकॉज एक अलग से एक बॉडी, एक ऑर्गन है जो उसके लिए बनी हुई है, जो उसको फोर्स करे कि तू ऊपर जा नीचे आ, ऑटोमेटिकली प्रोसेस नहीं हो रही है। तो और भी हो सकते हैं, जैसे विंड्स वगैरह जो होते हैं, स्टॉर्म्स वगैरह, वो भी फोर्स्ड, सॉरी वो दो नेचुरल के होते हैं, इसमें ये एग्जाम्पल नहीं लेते, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया कि नेचुरल भी, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी CBSE की बुक में पूरा थ्योरी दे रखा है, आप एक बार रीड कर लोगे, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो सिर्फ समझना जरूरी है कन्वेक्शन कैसे होता है, ये प्रोसेस होती है इसके अंदर। कंडक्शन में ऊपर से गर्म करते हैं, कन्वेक्शन में नीचे से। एंड नेचुरल फोर्स होते हैं, नेचुरल जिसमें ऑटोमेटिकली कन्वेक्शन करंट्स क्रिएट हो जाते हैं। और फोर्स में क्या होता है, जब आपको अलग से कोई एक पुश करना पड़ता है, बाहर से कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है जिससे वो कन्वेक्शन करंट्स बने। तो ये प्रोसेस रहती है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे की चीज़ें। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं रेडिएशन, जो कि लास्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है। तो रेडिएशन, अभी तक हमने जो दो मेथड पढ़े थे ना, उन दोनों मेथड के अंदर हमें कोई ना कोई मीडियम चाहिए था हीट ट्रांसफ़र के लिए। कंडक्शन पढ़ा तो भी जैसे वाटर, हमने मीडियम के अंदर हीट ट्रांसफ़र करा था। कन्वेक्शन के अंदर भी हमने कुछ मीडियम लिया था, उसके अंदर हीट ट्रांसफ़र करा। लेकिन रेडिएशन एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है जिसके अंदर हमें किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो मीडियम, कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। जो भी हीट ट्रांसफ़र है ना, वो वैक्यूम के अंदर भी हीट ट्रांसफ़र पॉसिबल है। हमें किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो रेडिएशन होती है ना, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हर ऑब्जेक्ट, हर बॉडी एनी टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करती है, हमको नहीं दिखती है। दैट इज़ द डिफरेंट केस। आगे वाली क्लासेस में, आगे वाली 12th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट, मेरे पास ये पेन है, ये भी रेडिएट कर रही है, सब ऑब्जेक्ट रेडिएट करते हैं विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लेकिन हमें दिखती नहीं है। तो रेडिएशन के थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र होता है ना, कि ये रेडिएशन हीट लेके जा रही है और दूसरे जहाँ पे भी अनदर पार्ट है वहाँ पे ट्रैवल कर रही है, तो रेडिएशन के थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र होती है ना, उसमें ये मेथड होता है। और अगर मैं बात करूँ उसके एग्जांपल का, तो सबसे बड़ा एग्जांपल आप ले सकते हो सन का, कि हमारे पास सन है, सन से UV राइज हमें अर्थ तक मिलती है। डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती है, लेकिन फिर भी सन से हमें अर्थ तक रेडिएशन मिलती है, हमें हीट मिलती है। हीट ट्रांसफ़र ही तो हो रहा ना। सन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, अर्थ पे उतना टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हुआ, वहाँ से हमारे तक
जो हीट है वो मिल रही है, लेकिन क्या हमें वो दिख रही है? नहीं दिख रही। क्या बीच में कोई मीडियम है? क्या पूरा पानी में भरा हुआ? नहीं। क्या कोई सॉलिड किसी बॉडी के अंदर है? नहीं, लेकिन फिर भी वो हीट ट्रांसफर हो रही है। तो यहाँ पे हमारी दोनों डेफिनेशन के पॉइंट्स प्रूव होते हैं कि मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। रेडिएशन से हीट ट्रांसफर कैसे होती है? ऐसे होती है। आप एग्जाम्पल देख सकते हो। दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जिसके थ्रू मैं आपको रेडिएशन का कॉन्सेप्ट समझा सकती हूँ। तो आप सन वाला ले सकते हो। ओके, ठीक है। तो ये रेडिएशन की बेसिक डेफिनेशन है कि हमें जो है उसकी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इसके थ्रू ट्रांसफर सन वाला एग्जाम्पल हम लोग इजीली ले सकते हैं। अब एक दूसरी चीज़ आती है, एक दूसरी चीज़ आती है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, दिस इज अ बॉडी। अब इसके ऊपर हमने रेडिएशन ट्रांसफर किया, दिस इज आर रेडिएशन क्यू। अब यहाँ पे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, जैसे हमने पिछले केस में पढ़े थे ना, कुछ रेडिएशन क्या हो सकती है? रिफ्लेक्ट हो सकती है, दिस इज क्यू आर। कुछ क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी, इसको ले लिया क्यू ए बी। और कुछ हो जाएगी बाहर निकल जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। जब आप आगे लेंसेज वाला चैप्टर, मिरर वाला चैप्टर पढ़ोगे तो चीज़ें इजीली हो जाएगी। रिफ्लेक्शन क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, सारी चीज़, ठीक है। तो ये आई हमारे पास, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ एब्जॉर्ब हो गई और कुछ ट्रांसमिट हो गई। तो बेसिकली हमारा जो क्यू है ना वो किसका सम होगा? क्यू रेडिएशन जो रिफ्लेक्टेड हो रही है उसका सम होगा, ट्रांसमिशन प्लस क्यू एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये हमारी क्या है? हीट ही है, लेकिन ये रेडिएटेड रिफ्लेक्टेड हीट है, दिस इज ट्रांसमिटेड हीट एंड दिस इज एब्जॉर्ब्ड हीट एनर्जी। अब अगर मैं इसको क्यू से डिवाइड कर दूँ, क्यू बाई क्यू इक्वल्स टू 1 विच इज क्यू आर अपॉन क्यू प्लस क्यू टी अपॉन क्यू एंड प्लस क्यू ए बी अपॉन क्यू। तो यहाँ हमारे पास जो तीन रेशियो है, तीनों अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। ये हमारा है रिफ्लेक्टिव पावर, दिस इज आर व्हाट? ट्रांसमिटिव पावर, एंड द लास्ट वन इज एब्जॉर्प्टिव पावर। तो अगर आपको अलग से पूछे इसके ऊपर डेफिनेशन या निकाल सको, या फिर आपको क्वेश्चन में ऐसा भी गिवन हो सकता है कि इतना जूल 40 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू एनी बॉडी, जिसमें से 10 रिफ्लेक्ट हो गई और 20 एब्जॉर्ब हो गई। तो आप बताओ ट्रांसमिटेड कितनी होगी? तो आप इजीली निकाल सकते हो 40 इक्वल्स टू 10 प्लस ये हमें पता नहीं है प्लस 20, तो कितना बचेगा? ये जो क्वेश्चन मार्क होगा वो बचेगा हमारा 10। तो इस टाइप के इजी वाले क्वेश्चन में नीट वगैरह में आपको पूछ सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको मैं आपको समझाऊँ, ठीक है। अब ये हो गया हमारा बेसिक रेडिएशन की डेफिनेशन हो गई, कैसे रिफ्लेक्ट, ट्रांसमिशन, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, वो सारी चीज़ें पढ़ी। अब एक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है ब्लैक बॉडी का। व्हाट? ब्लैक बॉडी, इट्स अ ब्लैक बॉडी, नॉट अ बॉडी विद ब्लैक कलर। वो होता है कोई भी बॉडी जो ब्लैक कलर की वो ब्लैक बॉडी नहीं हो जाती, दिस इज ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है? ऐसी बॉडी, ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने ऊपर आने वाली सारी की सारी रेडिएशंस को क्या कर दे? एमिट कर दे। तो बेसिकली अ बॉडी विच एमिट्स और एब्जॉर्ब्स। चलो हम लोग पहले एब्जॉर्प्शन वाला ही केस लेते हैं, एमिट वाला केस हम लोग बाद में एक्सप्लेन करते हैं। बॉडी विच एब्जॉर्ब्स all the radiations falling और इंसिडेंट कुछ भी ले लो, falling on it। मतलब ऐसी बॉडी जिसके ऊपर जितनी भी रेडिएशन आ रही है ना वो सारी की सारी रेडिएशन को क्या कर दे? एब्जॉर्ब कर दे, सारी की सारी रेडिएशन को ले ले। ऐसी बॉडीज को क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी बोलते हैं। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द बॉडीज विथ ब्लैक कलर, बट ये इसका नाम है ब्लैक बॉडी, लेकिन इसका फिर भी ब्लैक कलर से रिलेशन है, कैसे हम लोग पढ़ेंगे। बट बेसिकली अ ब्लैक बॉडी इज़ व्हाट? कि जिसके ऊपर जितनी भी रेडिएशन लाए ना वो सारी की सारी को एब्जॉर्ब कर दे, उसको हम लोग ब्लैक बॉडी बोलते हैं। 100% एब्जॉर्प्शन या फिर मैं बोलूँ आइडियल बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है, आइडियल ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है। 98%, 97% तक कुछ बॉडीज है, जैसे काजल, प्लैटिनम काजल कुछ एग्जांपल्स है जो 97, 98% तक के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, नॉट 100%। फिर एक फेरीज डिस्क करके भी आता है, कुछ ऐसी डिस्क बनी होती है जहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद भी रेडिएशन ऑलमोस्ट 99% तक एब्जॉर्ब कर देती है, बट नॉट 100%। अभी तक एक आइडियल बॉडी जो 100% रेडिएशन एब्जॉर्ब कर दे वैसा नहीं एग्जाम्पल अभी तक नहीं है।
आगे रिसर्च होने पे हो सकता है आगे। जो भी बॉडी एक अच्छी मतलब एक गुड आइडियल बॉडी, जो मैं बोल रही हूँ नॉट आइडियल बॉडी, गुड ब्लैक बॉडी है ना, तो वो एक गुड एब्जॉर्बर है ना, तो वो गुड एमिटर भी होगी। अ गुड एब्जॉर्बर, अगर मैं आइडियल की बॉडी, सॉरी ब्लैक बॉडी की बात करी, गुड एब्जॉर्बर तो गुड एमिटर भी होगी। ये होगी, देखो कोई ऐसी बॉडी है, ठीक है, वो सारा का सारी एमिशन सारी की सारी रेडिएशन अपने ऊपर आने वाली को एब्जॉर्ब करे। ऑब्वियसली बात है, वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे तो उसके टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर में इंक्रीज होगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि कोई एमिशन हो ही नहीं रहा है, सिर्फ वो एब्जॉर्ब करिए कंटिन्यूसली रेडिएशन, तो मैंने आपको बोला ये निकलती रहती है और बॉडी एब्जॉर्ब करती जाए एब्जॉर्ब, तो एक टाइम पे उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो कम होने के तो चांसेस है, वो बढ़ता जा रहा है। फिर तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स क्या बन जाएंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्ट सन बन जाएंगे ना, बस लेके बैठे टेम्परेचर को बढ़ता जा रहा है। ऐसा होता है? नहीं होता है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर कोई बॉडी गुड एब्जॉर्बर है ना, जो रेडिएशन को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करी, तो वो गुड एमिटर भी होगी। वो टाइम के साथ उन रेडिएशन को क्या करती रहती है, एमिट भी करती रहती है, ताकि वो टेम्परेचर बैलेंस बना रहे। तो अ गुड एब्जॉर्बर इज ऑल्सो अ गुड एमिटर इन केस ऑफ ब्लैक बॉडी। ये एक प्रॉपर्टी होती है। ब्लैक बॉडी के लिए जो एमिसिविटी होती है ना, उसकी वैल्यू 1 होती है। व्हाट इज एमिसिविटी, इसको हम लोग समझते हैं एक लॉ के थ्रू कि कैसे हमने ये टर्म यहाँ पे डिफाइन करी है। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे स्टीफन्स लॉ। व्हाट? स्टीफन्स लॉ क्या बोलता है? स्टीफन्स लॉ बोलता है कि हमारे पास कोई बॉडी है, उसका टेम्परेचर T है, ठीक है, टेम्परेचर T ले लिया, तो ये जितनी पावर एमिट करेगी ना, या तो आप पावर बोल दो, या फिर हम लोग जो एनर्जी फ्लो रेट बोलते थे ना, H, वो ले दो, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको पावर से लेते हैं। तो जितनी ई का मतलब एमिट करी, उसके लिए वो जितनी पावर एमिट करेगी ना, वो प्रोपोर्शनल, वो इक्वल होती है किसके, सिग्मा के, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के, एमिसिविटी इसके, और टेम्परेचर T लिया, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और उसकी पावर 4। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हम इसको इन जनरल P इज प्रोपोर्शनल T टू द पावर 4 भी लिखते हैं, बिकॉज बाकी तीनों की तीनों चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे सिग्मा जो है ना, ये जो सिग्मा है वो है हमारा स्टीफन्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 5.678 के अराउंड इंटू 10 टू द पावर -8। इसकी यूनिट हो जाएगी वॉट पर यूनिट मीटर स्क्वायर पर यूनिट टेम्परेचर की पावर 4। यहाँ से आप निकाल सकते हो। इट इज़ अ कांस्टेंट, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, सॉरी कोई यूनिट नहीं होती है। तो आप देख लो स्टीफन की पावर की जो यूनिट होती है वॉट होती है, वॉट पर यूनिट ए मतलब मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर की पावर 4 तो केल्विन की पावर 4 हो गया, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट होती है। और यहाँ पे जो ये एप्सिलॉन है ना, दिस इज एमिसिविटी, ठीक है, ये एमिसिविटी होती है। जो ब्लैक बॉडी के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, बिकॉज वो बहुत अच्छी एब्जॉर्बर और एमिटर होती है। दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ एमिसिविटी फॉर एन ब्लैक बॉडी, फॉर एन आइडियल ब्लैक बॉडी, इट विल बी वैल्यू 1। इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। अब हम लोग बताएं कि अगर अलग से मैं इस एमिसिविटी को डिफाइन करूँ ना, तो इसकी वैल्यू, इसका डेफिनेशन क्या होगा कि हमने ये टर्म तो लिख दी, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो दिस वैल्यू इज एमिसिविटी इज पावर emitted by a body divided by power emitted by an ideal black body at same temperature। मतलब दोनों सेम टेम्परेचर, अब लिख दो आगे, एट सेम टेम्परेचर, ठीक है, दोनों सेम टेम्परेचर पे होने चाहिए। और कंपैरिजन करें बॉडी ने जितनी पावर एमिट करी है और आइडियल बॉडी जितनी पावर एमिट करना चाहिए, उन दोनों का रेशियो क्या होता है, एमिसिविटी होता है। इसकी वैल्यू 1 क्यों होती है, इसकी वैल्यू 1 इसलिए होती है बिकॉज देखो, इसकी वैल्यू 1 इसलिए होती है कि बिकॉज हम लोग जब आइडियल बॉडी की बात करेंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग बॉडी भी ऊपर क्या लेंगे, ब्लैक बॉडी ही लेंगे। तो पावर एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी डिवाइडेड बाय पावर एमिटेड बाय एन आइडियल ब्लैक बॉडी, तो वो तो रेशियो 1 ही रहने वाला है। इसलिए हमने आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी की वैल्यू क्या ली है, 1 के बराबर ली है। और अगर मैं बोलूँ एमिसिव पावर, व्हाट एमिसिव पावर, तो ये क्या होता है, ये होता है अपॉन, सॉरी इट इज एमिटेड पावर अपॉन ए। तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे ई लिख दें, या फिर हम लोग कुछ
सिंबल अभी नहीं लिखते, एमएस सिर्फ पावर ही लिखते हैं। सो इट विल बी PE अपॉन ए, इसका मतलब सिग्मा एप्सिलॉन T की पावर 4, ये रिलेशन हमारे पास आएगा। ये कुछ टर्म्स होती है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, जब हम लोग एरिया से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास एमएस पावर आ जाएगी पर यूनिट। हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ ली। अब इसके अंदर एग्जाम्पल बनता है, क्वेश्चन ले लो, एग्जाम्पल ले लो कि हमारे पास 4 डिफरेंट बॉडीज है, 4 डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। दिस इज बॉडी ABCD। ये हमारे पास है वाइट कलर में बॉडी है, ये है रफ वाइट, ठीक है, रफ वाइट। मैं आपको बता रही हूँ क्या है, दिस इज ब्लैक कलर का बॉडी एंड दिस इज रफ ब्लैक। क्या है तीनों चीज, हमारे पास 4 बॉडीज है, ठीक है। ये वाइट सरफेस है बट स्मूथ सरफेस है, ये भी वाइट सरफेस है बट थोड़ा सा रफ है, इसका टेक्सचर रफ है। दिस इज अगेन अ ब्लैक बॉडी बट विथ स्मूथ सरफेस, और ये ब्लैक बॉडी है विथ रफ सरफेस। अब अगर मैं बताऊं कि कौन सी इन चारों में से कौन सी बॉडी ज़्यादा रेडिएशन को एमिट करेगी या एब्जॉर्ब करेगी, तो आप उनका जो भी रिलेशन है वो लिखो। तो उसका रिलेशन होगा, अगर मैं एमिशन की बात करूं तो D के लिए सबसे ज़्यादा होगा, फिर होगा C के लिए, फिर होगा B के लिए, फिर होगा E के लिए। देखो मैंने आपको बताया कि ब्लैक बॉडी के लिए या किसी बॉडी को रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के लिए और एमिट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसका कलर ब्लैक ही हो, बिकॉज सन का कलर ब्लैक नहीं है लेकिन फिर भी वो रेडिएशन एमिट कर रहा है ना, तो वो एक समझने का तरीका। तो यहाँ पे हमने 4 बॉडीज ली है, कोई बॉडी वाइट कलर की, इसका मतलब वो रेडिएशन एमिट नहीं कर रही है ऐसा नहीं है, ठीक है, करेगी लेकिन कंपैरेटिवली ब्लैक बॉडी से कम कर सकती है। तो इसीलिए हमने रेशियो लिया, जो रफ सरफेस होगा और साथ में ब्लैक कलर भी, तो वो सबसे ज़्यादा रेडिएशन को एमिट करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा, और उससे ब्लैक बॉडी कम होगी। फिर रफ, अगर दूसरे कलर में तो उसमें जो रफ सरफेस होता है ना उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे फिर भी होगा, और सबसे कम होगा प्लेन स्मूथ वाइट सरफेस के लिए। कलर आप कोई सा भी ले लो, ठीक है। तो ये भी आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। अब इसके आगे हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विच इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन भाई साहब इधर भी आ चुके हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है, कंप्लीटली न्यूमेरिकल टाइप का है, इसमें थ्योरी इतना कुछ नहीं है। हम लोग जब फाइनल रिलेशन पढ़ेंगे तब उसके बारे में कुछ हम लोग कंक्लूजन की बात करेंगे। पहले हम लोग इसका डेरिवेशन करते। देखो अकॉर्डिंग टू मी द डेरिवेशन इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई और नीट के लिए, बिल्कुल भी नॉट, क्या बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको फाइनल रिलेशन पता होना चाहिए, लेकिन हम लोग CBSE को भी साथ में लेके चल रहे हैं, जो लोग सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसको न्यूमेरिकल भी इसका करते हैं, इसका डेरिवेशन भी करते हैं। तो हम लोग लेते हैं, हमारे पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है T, और सराउंडिंग जो टेम्परेचर दैट इज T0, हमने T0 ले लिया। इसका टेम्परेचर T है, इसका टेम्परेचर ले लिया T0, दैट इज सराउंडिंग टेम्परेचर। ये खुद बॉडी का टेम्परेचर, आप इसको TB भी कर सकते हो बॉडी के लिए, बट वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फिर डेरिवेशन, इसलिए मैं सिंपली इसको T लिख रही हूँ। अब देखो, अब हमारा लॉ क्या बोलता है, हमने अभी अभी पढ़ा है कि हमारे पास रिलेशन है। सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें ना, तो कितना हो जाएगा, T माइनस T0 होगा टेम्परेचर डिफरेंस। और पावर का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, सिग्मा A एप्सिलॉन T की पावर 4, ये चीज़ हमने पढ़ी है। अब यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं नेट पावर, ठीक है। नेट पावर का मतलब है P एमिटेड माइनस P एब्जॉर्ब्ड। ये बॉडी जितनी मतलब यहाँ से नेट पावर कितनी होगी, जितनी इसने एमिट करी है और कुछ एब्जॉर्ब कर ली, जो पीछे का जो बीच का डिफरेंस होगा ना, एमिशन कर लिया कुछ एब्जॉर्ब कर ली, जो बची वो उसकी नेट पावर रहेगी, तो वो डिफरेंस हमने निकाल दिया। अगर मैं इसको इस फॉर्मूले से रिलेट करूँ तो सिंपली क्या हो जाएगा, सिग्मा A एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा, अगर आप ब्लैक बॉडी ले रहे हो तो एप्सिलॉन की वैल्यू 1 भी ले सकते हो। ये हो जाएगा T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, बिकॉज जो एमिटेड होगी दैट इज़ फॉर बॉडी, और जो एब्जॉर्ब्ड होगी वो सराउंडिंग होगी। सराउंडिंग जो टेम्परेचर जो भी सीन है सराउंडिंग, वही तो एब्जॉर्ब करेगा, तो इसलिए T4 माइनस T0 4। और इसको आप dQ/dt भी लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था, या तो P लिख दो या H लिख दो, तो मैंने dQ/dt लिख दिया, तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखो नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, हम लोग यहाँ पे Q को हमने पढ़ा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ी थी ना, तब हमने पढ़ा था Q क्या होता था, MS या फिर DQ ले लो, MS d थीटा,
या फिर टेम्परेचर डिफरेंस तो डी टी लिख देते थे। ये चीज़ हमारे पास होती थी, तो वही सेम चीज़ हम लोग और ये टेम्परेचर किसके लिए होता था, बॉडी के लिए होता था, इसलिए मैंने सिंपली टी लिख रही हूँ, ठीक है। तो सेम रिलेशन आप लिख दो एम एस डी टी अपॉन डी टी, और ये नेगेटिव का होता था, ठीक है ना। हमने ये चीज़ें पढ़ चुकी है, फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं। दिस इज नेगेटिव बिकॉज ये एमिट कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो नेट पावर कम होगी। तो हम लोग ये जो स्पेसिफिक जो हीट है ना, दैट इज़ नॉट गिवन, ये जितना दिया है ना उससे ज़्यादा इसने यूज़ किया, इसलिए नेगेटिव। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, तो ये दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं है। अगेन वो क्या हो जाएगा, क्या फिर मैं बता देती। देखो, एक होती है हीट गिवन और हीट टेकन। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, एमिटेड पावर और एब्जॉर्बर। इसका मतलब जो एमिट कर रहा है वो ज़्यादा है और इसने एब्जॉर्ब कम करा था। अभी हमने ये डिफरेंस लिया ना, तो उसी से आप देख लो कि हीट गिवन ज़्यादा है और टेकन ज़्यादा और गिवन कम है, इसलिए हमने ये नेगेटिव साइन यहाँ पे यूज़ किया है। तो माइनस एम एस डी टी टी अपॉन डी टी हो जाएगा। सेम रिलेशन आप लिख दो, सिग्मा ए एप्सिलॉन टी फोर माइनस टी नॉट का पावर 4, और या फिर आप ऐसा कर सकते हो, इसको आप ले लो नीचे, हम लोग और सिंपल कर लेते हैं, ये हो जाएगा एम एस, ठीक है। ये रिलेशन हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, आगे देखो माइनस डी टी अपॉन डी टी, और हम लोग लिख देंगे सिग्मा ए एप्सिलॉन अपॉन एम एस। ये सारा कांस्टेंट है, नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, मतलब इसके अंदर। अब टी फोर, यहाँ पे हम लोग रिलेशन निकालते, देखो हमारे पास डेल्टा टी था ना, तो हम लोग लिख सकते हैं टी इक्वल्स टू डेल्टा टी प्लस टी नॉट, लिख सकते हैं ना इस रिलेशन से। तो हम लोग इसको टेम्परेचर डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा डेल्टा टी प्लस टी नॉट की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। आगे हम लोग ऊपर का हटा दे, क्या हटा देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखो क्या हो जाएगा, माइनस डी टी अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा सिग्मा ए एस अपॉन एम एस हो जाएगा। एंड अब यहाँ से आप देखो, आप क्या कर सकते हो, टी नॉट की पावर 4 जो है ना, आप उसको कॉमन ले लो। तो टी नॉट की पावर 4 हमने कॉमन ले ली, और ये हो जाएगा ओके, ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी नॉट की पावर 4 माइनस का 1। ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, इसको आगे पीछे करा ताकि लिखने में ज़्यादा इजी रहेगा। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है ना, दिस इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, या फिर सिर्फ हमने टी लेता है तो टी लेके चलते हैं, ये ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग है ना, जो डेल्टा टी अपॉन टी नॉट है ना, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जब ये बहुत ज़्यादा, सॉरी ये बहुत लेस देन 1 हो जाएगा, बिकॉज टी नॉट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है टी से, तो इसकी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, तब यहाँ पे हम लोग बायनोमियल एक्सपेंशन यूज़ कर सकते, जो हमने बहुत बार यूज़ किया, विच इज़ 1 प्लस एक्स की पावर एन इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स। ये चीज़ बड़ी रिलेशन, यही रिलेशन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो डेरिवेशन पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसमें ये मत सोचो कैसे आया क्या आया, सिंपल सी चीज़ें। तो देखो ये हो जाएगा एम एस टी नॉट की पावर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 4 डेल्टा टी अपॉन टी नॉट माइनस 1 होगा, माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशन क्या बचने वाला है, माइनस डी टी अपॉन टी नॉट इक्वल्स टू सिग्मा ए एस एम एस, और टी नॉट की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डेल्टा टी अपॉन टी नॉट, एक टी नॉट से एक टी नॉट कैंसिल हो जाएगा, और रिलेशन आएगा माइनस डी टी अपॉन डी टी इक्वल्स टू 4 सिग्मा ए, 4 को आगे ले लिया, ए एस अपॉन एम एस, और मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा, टी नॉट की पावर 3 डेल्टा टी। ये रिलेशन हमारे पास फाइनल आ रहा है, ये 3 कर दो, और नीचे वाली चीज़ को हमारा, तो दिस इज आवर फाइनल रिलेशन। ये हम लोग न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं करेंगे, देखो न्यूमेरिकल में यूज़ करने के लिए हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, वो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास ये रिलेशन आ रहा है। अब इसमें देखो आप, सिग्मा कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, एस कांस्टेंट है। यहाँ हमारे पास एस 2 बार कैसे आ गया, ये सिग्मा ए एप्सिलॉन था, मैंने इसको सब जगह एस कर दिया, सॉरी, आप इसको एप्सिलॉन लिखो, कहीं आगे भी करा हो तो आप लोग चेक कर लेना, दिस इज एप्सिलॉन,
ठीक है, सिग्मा ए एप्सिलॉन एम एस टी नॉट फॉर। अब ये पूरी की पूरी टर्म है ना, कांस्टेंट है। ये टी नॉट क्या हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर है, वो कांस्टेंट, जो हमारा टेम्परेचर रहेगा वो तो कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है ना, फिक्स रहेगा 22, 23, 24 जितना भी, दैट इज अ फिक्स क्वांटिटी। ठीक है, तो ये सारा का सारा कांस्टेंट है। डेल्टा टी दैट इज वेरिएबल, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डेल्टा टी आ सकता है। इसको हम लोग आगे करते तो एक एक्सपोनेंशियल वाला रिलेशन भी आता है, पर मुझे लगता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ ये मान लिया टाइम के साथ टी, और दिस इज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, या फिर हम लोग इसको सिंपली टी लिख रहे हैं तो लेते। फॉर एग्जाम्पल इनिशियली दिस इज टी आई, इनिशियली इतना था, तो टाइम के साथ ही क्या होता है, जैसे ये टी एस आता है ना, यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट हो जाता है, टी एस तो कम होता है। आप खुद सोचो, एक बॉडी का टेम्परेचर है टी और सराउंडिंग टेम्परेचर है टी एस। हमने बोला था हीट फ्लो होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ज़्यादा है, तो जब बॉडी का टेम्परेचर ले लो टी बी, अगर इसका ज़्यादा है तो ये कम होकर मैक्सिमम टी एस तक कम हो सकता है ना, सराउंडिंग टेम्परेचर से भी कम तो हो नहीं सकता, वहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, दोनों टेम्परेचर सेम पे आ जाते हैं। तो इनिशियली बॉडी का टेम्परेचर कितना है, टी आई, जैसे जैसे टाइम होता है टेम्परेचर कम होता है, और सराउंडिंग टेम्परेचर दिस इज टी नॉट, जो हमने टी ओ लिखा ना, टी नॉट, यहाँ पे आकर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है, उससे पहले वो कम होता जाता है। ये चीज़ तो नॉर्मल जनरल नॉलेज बोलूँगी मैं तो, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि अगर ज़्यादा है तो सराउंडिंग टेम्परेचर तक वो कम होता है, तो फिर उसके बाद में वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो ये हमारा रिलेशन है। अब ये जो रिलेशन है ना, वो तो क्या है, जो डेरिवेशन के थ्रू है, लेकिन इसको न्यूमेरिकल में यूज़ करने के लिए हम इसको करेक्ट करते हैं। तो हमारे पास रिलेशन क्या है, माइनस डी टी अपॉन डी टी इज प्रपोर्शनल टू डेल्टा टी। ठीक है, आप इसको ओपन कर लो, ये हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन टी, और इक्वल्स में क्या आ जाएगा, इक्वल्स आ जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस कितना था, टी माइनस टी नॉट। यही था हमारे पास रिलेशन। अब देखो आपको इसको कैसे यूज़ करना। अब इसको ओपन कर लो तो के हो जाएगा, के इज़ व्हाट, हीट कंडक्टिविटी कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनल साइन था ना, मैंने इसको कॉमनली एक कांस्टेंट के ले लिया, जिसकी वैल्यू आपको पता है कितना होगा, सिग्मा ए एप्सिलॉन, जो भी हमने पढ़ा वो सारी चीज़ें। ओके, अब देखो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। अब हम लोग यहाँ पे ले लेंगे कि बॉडी का, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल लेते हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे बॉडी लेंगे, जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। तो हमें दो टेम्परेचर दे रखे होंगे, दो टेम्परेचर दे रखे होंगे ना, तो इसलिए हम लोग क्या ले लेते हैं, एवरेज टेम्परेचर ले लेते हैं। हम लोग को न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में ये हम लोग ये अलग से फॉर्मूला निकाल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, इसीलिए मैं न्यूमेरिकल वाला लिंक कर रही हूँ कि जब न्यूमेरिकल्स गिवन होगी ना, तो उसमें दो टेम्परेचर दे रखे, इस टेम्परेचर पे ये था, फिर दूसरे टेम्परेचर पे ये था हीट फ्लो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग टेम्परेचर से लेके एवरेज टेम्परेचर ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक टेम्परेचर T1 है, एक टेम्परेचर T2 है, दिस इज हायर दिस इज लोअर, तो हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2/2, ये हमारा एवरेज हो जाएगा। और डिफरेंस कितना होगा, C T1, ये dt कितना होता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो T2 माइनस T1 अपॉन dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K T1 प्लस T2/2 माइनस T0, ये रिलेशन होगा। और इसको आप बहुत अच्छे से और कर सकते हो, जैसे ये T है ना, सॉरी T1 माइनस T2, तो आप इसको लिख सकते हैं T2 माइनस T1 अपॉन dt। हमने माइनस साइन को हटा लिया, कौन सा ज़्यादा कम है वो आपको चेक करना पड़ेगा कि T1 ज़्यादा T2 ज़्यादा, एवरेज में कोई फ़र्क नहीं होने वाला है, हो जाएगा T1 प्लस T2/2 माइनस T0। ये हमारा रिलेशन आ रहा है, ये रिलेशन है न्यूमेरिकल्स के लिए। जो इससे ऊपर वाला जो हमने पढ़ा ना, इतना लंबा चौड़ा न्यूमेरिकल, उससे हमें न्यूमेरिकल में कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। यहाँ के बाद हमें ये रिलेशन निकालना, ये हमारा न्यूमेरिकल में काम आने वाला है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये न्यूमेरिकल पर्पज से हमें यही फॉर्मूला काम आने वाला है, विच इज़ डेल्टा टी अपॉन डी टी इक्वल्स टू के एवरेज माइनस टी नॉट। टी नॉट क्या है, सराउंडिंग टेम्परेचर, जो भी आसपास का जो टेम्परेचर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, दिस विल बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी, हमको गिवन होगा, तो हम लोग ये वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे आपको करना है क्वेश्चन। ओके, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग एक छोटा सा एक दो टर्म्स और पढ़ लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर, वैसे मैंने सोचा था 2 पार्ट में, लेकिन हम लोग इसको पूरा ही कंप्लीट कर रहे हैं आज, ताकि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। तो हमारे पास आ जाएगा ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम कैसे होगा ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, देखो
हम लोग लेंगे एक रिलेशन लैम्बडा और इन बिटवीन ई लैम्बडा। ये होता है हमारा स्पेक्ट्रल पावर। स्पेक्ट्रल पावर, ठीक है। स्पेक्ट्रल पावर क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंजेस के लिए जो एमिसिविटी होगी ना, उसके लिए हम लोग स्पेक्ट्रल पावर पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, अगर मैं निकालूँ तो ये होगा कुछ ऐसा, ठीक है। ये होगा कोई पर्टिकुलर लैम्बडा, इसकी भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में होती है लैम्बडा फॉर विच वेवलेंथ फॉर विच मैक्सिमम एनर्जी इज एमिटेड। ये है लैम्बडा मैक्स, वेवलेंथ at which maximum energy is emitted, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा लैम्बडा मैक्स, और ये स्केल है हमारी लैम्बडा की, और ये है हमारे पास स्पेक्ट्रल पावर दैट इज एमिसिविटी फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज, उसके लिए हो जाएगा। अब ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी के लिए। अब इसके अंदर क्वेश्चन बनता है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करें, डिक्रीज करेगा तो क्या होगा। तो वहाँ हमारे पास एक लॉ आता है विच इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये क्या बोलता है, लैम्बडा मैक्स मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और लैम्बडा एम टी टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है ना, इसकी भी वैल्यू कैलकुलेटेड है विच इज इट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 2.8 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन, ठीक है। ये रिलेशन हमारे पास मिलता है। कहाँ से आया, देखो लैम्बडा क्या होता है, वेवलेंथ होता है जिसकी यूनिट होती है मीटर, टेम्परेचर की केल्विन। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये यूनिट हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से आप देखो कि लैम्बडा मैक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t होगा। इसका मतलब अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो लैम्बडा कम होगा। तो जैसे ये कोई टेम्परेचर T है, हमने ले लिया T1 और हमने दूसरा टेम्परेचर ले लिया T2 विच इज़ ग्रेटर देन T1, तो उस टेम्परेचर पे क्या होगा कि ये हमारा शिफ्ट हो जाएगा इस साइड। तो ये हो जाएगा शिफ्ट, फॉर एग्जाम्पल ऐसे हो जाएगा, और दिस इज व्हाट टेम्परेचर T2, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा लैम्बडा मैक्स 2। जैसे ही हमने लैम्बडा को टेम्परेचर को इंक्रीज कराना, तो ये लोअर लैम्बडा के साइड होगा। और किस रिलेशन से हो रहा है, वेन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ से, विच इज लैम्बडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, मतलब टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया ना, तो ये लोअर लैम्बडा की साइड, ये इस साइड कम हो रहा है ना, इस साइड शिफ्ट होगा, लेकिन इसका जो एरिया होगा ना वो इंक्रीज होता है। किस लिए इंक्रीज होता है, बिकॉज द एरिया है ना, ये जो एरिया है हमारा स्पेक्ट्रल, दैट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ये होता है ई लैम्बडा डी लैम्बडा के बराबर, और ये बराबर होता है हमारा प्रोपोर्शनल या इक्वल्स टू होता है ई पी के पावर, और ये हमने पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास कितना होता है, सिग्मा एप्साइलॉन टी की पावर 4। ये हम लोग सब अभी पिछली बार थोड़े टाइम पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ये टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो एरिया भी बढ़ेगा, बट लोअर लैम्बडा की साइड ये मूव करेगा। उसके ऑपोजिट अगर हमें यहाँ पे पूछे ना फ्रीक्वेंसी, तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी लैम्बडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करें ना, तो ये इस साइड मूव होता है। वो चीज़ ऑब्वियसली बात है, वो चीज़ समझाने जैसा उस पर कुछ नहीं है, वो रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि किसके प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। आपको एज अ ग्राफ ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो ये किस साइड मूव करेगा, लोअर साइड या हायर साइड, तो वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिलेशन आ गया। आई थिंक इससे ज़्यादा इसमें कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं देख लेती हूँ अगर कुछ रह गया हो, कोई एक आधा छोटा टॉपिक, आई थिंक नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं वो चीज़ रह गई समझानी, तो वो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं वो समझा दूंगी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ब्लैक बॉडी इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो आई थिंक यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर भी कहीं पे कोई टॉपिक रह जाता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं हमेशा बोलती हूँ, कहीं प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट्स बताना। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम लोग यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे विच इज़ थर्मोडायनामिक्स, और हम लोग उसको वन शॉट में कंप्लीट करेंगे बिकॉज इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा होता है ना, डिफिकल्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको समझ में भी आएगा, बोर नहीं होंगे उस टॉपिक के अंदर।
तो इसलिए हम लोग वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। बहुत लंबे लंबे डेरिवेशंस भी नहीं है, थ्योरी वाला पार्ट ज़्यादा है, तो वन शॉट में कंप्लीट करने की कोशिश पूरी करेंगे। फिर देखते हैं कितना चैप्टर ज़्यादा लंबा हो गया तो विल सी कि हमको कैसे करना है। तो आज के लिए काफ़ी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की यानी नेक्स्ट चैप्टर की हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम आती है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट वरी अबाउट न्यूमेरिकल्स, डेफिनेटली करने वाले हैं। सो थैंक यू।